आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोकने के लिए पाकिस्तान तालिबान के साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर उन पर दबाव बनाने में जुटा है। पाकिस्तान ये माहौल बना रहा है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापसी कर सकता है, जो तालिबान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि तालिबान ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में वापस आए। इसी वजह से वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर टीटीपी को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाने में लगा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करे, क्योंकि ये आतंकी संगठन खुद को तालिबान का ही हिस्सा बताता है। इसी वजह से शहबाज शरीफ तालिबान पर दबाव बनाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर फरवरी में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई देशों की बैठक हुई थी और उस बैठक में यूक्रेन जंग के साथ अफगानिस्तान के हालात और आतंकी संगठन टीटीपी के बढ़ते खतरे पर भी चर्चा की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने यह दावा किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट हो सकता है और अमेरिका एक बार फिर वहां वापसी कर सकता है। इसी बात का डर दिखाकर पाकिस्तान इस कोशिश में जुट गया कि तालिबान टीटीपी पर लगाम लगाएं। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम टीटीपी के पर कतरने के लिए तालिबान के पास पहुंचे थे। उस दौरान ये दावा किया गया था कि तालिबान ने टीटीपी पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका का डर दिखाकर तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू की, ताकि वो टीटीपी को कंट्रोल करने में उसकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती टीटीपी है और उससे निपटने में पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है। इधर पीएम आवास योजना घोटाला केस में महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई। 3 जिलों संभाजीनगर, पुणे और अकोला में एक साथ ईडी ने छापा मारा और इन 3 जिलों के कुल 9 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली। संभाजीनगर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर छापा पड़ा। इस केस में नियमों का उल्लंघन कर नगर निगम के टेंडर हासिल करने और पैसों के हेरफेर का आरोप है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप को इटली के रक्षा मंत्री को मारने के लिए $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 124 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये सुपारी उसे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दी। खबर है कि इसके बाद इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रोजेतो की सुरक्षा कड़ी करने की तैयारी तेज कर दी गई। हालांकि इटली के मीडिया का दावा है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर वैगनर ग्रुप इटली के रक्षा मंत्री को मौत के घाट उतार देता है तो उसे $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 123 करोड़ 86 लाख रुपए मिलेंगे। असल में गुइदो क्रोजेतो जंग की शुरुआत से ही रूस और वैगनर ग्रुप दोनों की ही कड़ी आलोचना करते आए हैं। दावा है कि इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया। इधर बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप एक सरकारी अधिकारी से नाराज हो गए। विधानसभा के गेट पर चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी रोके जाने से तेज प्रताप गुस्सा हुए और विधानसभा परिसर में दाखिल हुए बिना ही लौट गए। असल में जब तेज प्रताप विधानसभा के गेट पर पहुंचे तो एक सुरक्षा अधिकारी ने उनकी गाड़ी पर हाथ मारते हुए रुकने के लिए कहा, जिससे वो भड़क गए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संपत्ति जब्त करने की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने संपत्ति जब्त करने वाले सरकारी अधिकारियों पर हमले के लिए उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी, ताकि उन पर हमला कर जम्मू कश्मीर में मौजूद दूसरे सरकारी अधिकारियों में भय पैदा किया जा सके। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने एक गुर्गे को आतंकियों की संपत्ति जब्त करने वाले सरकारी अधिकारियों की लिस्ट बनाने का काम सौंपा है और उसे खास तौर पर जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग और तहसील में तैनात अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि आईएसआई जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारियों पर हमले भी करा सकती है, जिससे डरकर दूसरे अधिकारी किसी आतंकी की संपत्ति जब्त करने से इनकार कर दें। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय के आदेश पर आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करनी शुरू की थी और इसी कड़ी में एनआईए ने अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन के सरगना मुश्ताक जरगर की संपत्ति श्रीनगर में जब्त की। इस आतंकी को 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस विमान हाईजैक कांड में यात्रियों को छोड़ने के बदले रिहा किया गया था। इसके अलावा कुपवाड़ा में आतंकी बशीर अहमद की प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी पिछले दिनों पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह लश्कर प्रमुख हाफिज सईद, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन की संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। और न्यूज 18 को खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संपत्ति जब्त होने से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में घबराहट फैल रही है। इसी वजह से उन आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर दबाव बनाया और कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिससे जम्मू कश्मीर में उनकी संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इन संपत्तियों के जब्त होने से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को यह लग रहा है कि उनका कश्मीर में आतंक फैलाने का सपना कहीं टूट न जाए। इसी वजह से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों ने आईएसआई पर दबाव बनाया, जिसके बाद आईएसआई ने अपने गुर्गे को सरकारी अधिकारियों की लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया।
ताकि उन पर हमला कर दूसरे अधिकारियों में डर पैदा किया जा सके। यही वजह है कि आईएसआई की इस साजिश का पता चलते ही जम्मू कश्मीर में कई सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। वहां उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की मदद करने वाले कयूम अंसारी नाम के कारोबारी को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उस पर अतीक अहमद के बेटे असद समेत दूसरे शूटरों को नेपाल भेजने और वहां उन्हें ठिकाना मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी। उधर चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस आरोप को नकार दिया जिसमें यह कह दिया गया था कि उसने 10 लाख तिब्बती बच्चों को जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया है। 6 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक बयान जारी किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया है और उन्हें चीन के बनाए स्कूलों में जबरन रखा गया। आरोप लगाया गया कि ऐसा करके चीन तिब्बत की संस्कृति को मिटा देना चाहता है और बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन पर चीन की बहुसंख्यक हान संस्कृति को थोपना चाहता है ताकि तिब्बत की आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान ही भूल जाएं। लेकिन चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इन आरोपों को नकार दिया। चीन के मुताबिक ये उसे बदनाम करने की एक और कोशिश है। चीन ने दावा किया कि जिन स्कूलों की बात की जा रही है वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा और दूसरी कई सुविधाएं दी जाती हैं। इस बीच दिल्ली में पांडव नगर इलाके के पास नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गाड़ी पर खड़े होकर वीडियो बनाने का इल्जाम है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। केस रजिस्टर किया गया है उचित धाराओं के तहत और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 4 महीने पुराना है, जिसे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने वाले आरोपी ने अपने जन्मदिन पर रिकॉर्ड किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने पर जल्द फैसला ले सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में तबाही का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लंबी खिंच रही जंग की वजह से पुतिन जल्द परमाणु बमों के इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन और ज्यादा सतर्क हो गया, क्योंकि पुतिन पहले ही कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अगर इस बार उन्होंने सच में इसको इस्तेमाल करने की ठान ली तो भीषण तबाही आएगी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए पुतिन अपना परमाणु बमों वाला आखिरी दांव चल सकते हैं। लेकिन उनके लिए ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच अब तक यूक्रेन के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए रूस की तरफ से जानबूझकर परमाणु हमले वाली खबरों को हवा दी जा रही है ताकि पश्चिमी देशों को डराया जा सके, क्योंकि पश्चिमी देशों की वजह से ही यूक्रेन अब तक इस जंग में रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। उसे लगातार कई तरह के हथियारों की मदद मिल रही है। दावा है कि रूस परमाणु बमों से हमले की धमकी देकर पश्चिमी देशों को अलग थलग करना चाहता है ताकि वो यूक्रेन की मदद करनी बंद कर दें, क्योंकि अगर यूक्रेन के सहयोगी देश उसकी मदद नहीं करेंगे तो इस जंग को जीतना पुतिन के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इस बीच अफ्रीकी देश मलावी में फ्रेडी नाम के चक्रवाती तूफान ने जमकर कहर बरपाया। इसकी चपेट में आने से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस ताकतवर तूफान में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक अब भी भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर कई महीनों से श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था और जम्मू कश्मीर की पुलिस उसे Z+ दर्जे की सुरक्षा दे रही थी। इसके अलावा कश्मीर में घूमने के लिए बाकायदा उसे बुलेट प्रूफ कार तक मिली हुई थी, क्योंकि पुलिस समेत सबको ये गलतफहमी थी कि किरण पटेल नाम का ये शख्स पीएमओ में बड़ा अधिकारी है और उसे काम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर भेजा गया है। इसलिए उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। यहाँ तक कि उसने बर्फ में घूमते हुए कई वीडियो भी बनवाए और इस दौरान हथियारबंद जवान उसकी सुरक्षा में लगे रहे। हालांकि शक होने पर पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की और जब उसका सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि किरण पटेल नाम के इस शख्स को गुजरात पुलिस पिछले 7 साल से ढूंढ रही थी। वहां उस पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, जिनसे बचने के लिए वो फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर चला आया। लेकिन पुलिस को उस पर तब शक हुआ जब होटल में दिए उसके चेक बाउंस हो गए। उसके बाद जब पुलिस ने उसका कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया तो उसकी पोल खुल गई। पुलिस के मुताबिक उसने अहमदाबाद के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को पहले ही पेंशन के नाम पर ठगा हुआ था। इसके अलावा उस पर किसानों से जमीन हड़पने और उन्हें करोड़ों का चूना लगाने का भी आरोप है, जिसकी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और इसी से बचने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताना शुरू कर दिया और सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए वो जम्मू कश्मीर पहुंच गया, जहां उसे जबरदस्त सुरक्षा और बेहतरीन सुविधाएं दी गई। हालांकि उसकी ये कोशिश नाकाम हुई और फिर पुलिस ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया।